सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे आप एमपीज की बात कर लो, हमारे एमएलएस की बात कर लो, अगर वो किसी भी तरह की घूस लेते हैं, अगर वो ब्राइब लेते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी उनकी इम्यूनिटीज थी उनको खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर हम बात करते हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, अगर उनके द्वारा इस तरह की कोई भी करप्शन करी जाती है तो कहीं ना कहीं इससे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही अच्छा फैसला हमें सामने को देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल डिटेल में इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 5 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। तो देखिए, दरअसल मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं ना भारत के संविधान की, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 1052 एंड उसी तरह से 194(2) आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना इस दोनों आर्टिकल्स के अंदर क्या है, हमारे एमपीस एंड साथ ही साथ हमारे एमएलएस, इनको कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं। ये इम्यूनिटीज दी किस लिए गई हैं? ये इम्यूनिटीज इसलिए दी गई हैं ताकि अपनी ये जो अपना वर्क है उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या बात करी गई है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। ठीक है ना? ताकि वो अपना काम बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल अपने अच्छे से कर पाए, अपने वर्क को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए। इसके लिए यहाँ पर इनको इम्यूनिटीज दी गई हैं। ठीक है, पर अगर आप एक चीज नोटिस करो, मान लो कोई हमारा एमपी है या एमएलए है, वो किसी से पैसा लेता है, करप्शन लेता है, एंड उस पैसे के थ्रू क्या करता है, कुछ ना कुछ वोटिंग करने की कोशिश करता है, तो क्या इस मुद्दे को भी हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते? पहले ये ऐसा ही था। एक्चुअली में 1998 के अंदर ना एक रूलिंग आई थी। उसके अंतर्गत क्या बोला गया था? उसके अंतर्गत यही बोला गया था कि चाहे अगर हम बात करें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, वो इम्यून है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ये वाला जो फैसला था 1998 का, ये 5 जज बेंच ने किया था, जहां पर 3 लोगों ने इसकी मेजोरिटी में फैसला दिया था, 2 आपकी माइनॉरिटी में थी। पर अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ना एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो उनके द्वारा यहाँ पर उनको भी इस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए थे कि उन्होंने भी पैसे लेकर ये सारी चीजें की हैं। फिर वो मुद्दा गया आपका हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने उसको रखने से मना कर दिया। तो फिर जब मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया ये जो 1998 की जजमेंट थी, ये अपने आप में गलत थी। इस बार 7 जज बेंच यहाँ पे बैठी और सब ने यूनानिमसली साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि यार ये सब जो चीजें होती है ना, ब्राइबरी, ये कहीं ना कहीं गलत है। और भले ही आर्टिकल 105 और 194 के अंदर इनको यहाँ पे इम्यूनिटी है हमारे एमपीज और एमएलएस को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी पैसे लो एंड फिर ये सारी चीजें करो। गेटिंग द पॉइंट? एक्चुअल में ना यहाँ पर 2-3 बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली गई है ना, मैं उनको आपको बताता हूँ। पहले तो ये था कि भैया इम्यूनिटी दी क्यों जा रही है एमपीज और एमएलएस को? उसको इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। वो इसलिए नहीं है कि भाई आप कुछ भी गड़बड़ करते रहो, कुछ भी घूस खाते रहो एंड अकॉर्डिंगली वोटिंग करते रहो, इसलिए नहीं है आपके पास इम्यूनिटी। दूसरा है, एक सवाल जो ये उठा था कि भाई अगर मान लो ये हमारा एमपी या एमएलए है, इसको किसी ने पैसे दे दिए, ठीक है, इसने इसने किसी से घूस ली, पर हो सकता है इसने वोटिंग उस हिसाब से करी ही नहीं। जैसे मान लो इसने बोला था कि भाई वोटिंग आप पार्टी ए को वोट देना, पर इसने पार्टी ए को वोट ना देके पार्टी बी को ही वोट दिया, तो क्या इसको भी घूस माना जाएगा? आंसर इज यस। घूस लेने का मतलब इतना होता है कि भाई घूस इसको मिल रही है, भले ही उसने उस हिसाब से वोटिंग की या नहीं की, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है और आपने पैसे एक्सेप्ट कर लिए, तो उसको घूस माना जाएगा एंड आपके ऊपर फिर केस चलेगा ही चलेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो यहाँ पर इनके द्वारा बताए गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ब्राइबरी ऑफेंस उसी समय कंप्लीट हो जाता है जब आपने एक्सेप्ट किया, भले ही आपने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया, उस पार्टी को वोट किया या नहीं किया, ये फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। और इस तरह के जो इलीजिटिमेट एक्शन होते हैं ना, ये यहाँ पे आपके इम्यूनिटी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अपने आप में बहुत ही अच्छा यहाँ पे फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिला है। जो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे कि भाई इम्यूनिटी होनी चाहिए, उन्होंने कुछ अपने अपने तर्क दिए कि पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट में भी ऐसा हुआ था, पर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है कि इस तरह के इम्यूनिटी देने का पर्पस उनको क्रिमिनल लॉ के वायलेशन से प्रोटेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमें ये 7 जज जो बेंचेस थी उसके द्वारा 7-0 के फेवर में हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए इन सभी चीजों के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बट उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ हमारे विश्वास दिवस के बारे में। दोस्तों, विश्वास दिवस एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके माध्यम से ना हमारे जितने भी सारे कोर्सेज होते हैं
वो फर्दर और भी अफोर्डेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आप संकल्प 4.0 की बात करो, प्रहार 2.0 की बात करो, टाइटन 2.0 की बात करो, यहाँ पर बहुत अच्छे आपको ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा का आपको डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपने आप को, अपनी प्रेपरेशन को अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ में ही जो बच्चे हमारा 3 साल वाला प्रारंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर वो सेमेस्टर वाइज के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, तो वो प्रारंभ के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर हमारा पूरा का पूरा फोकस क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डेफिनेटली है ही है। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, वहां पर जाकर आप इन लिंक्स पे क्लिक करके इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलो फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पाकिस्तान टू सेलिब्रेट्स इट्स नेशनल डे। सर नेशनल डे पहले नहीं सेलिब्रेट करता था? अरे करता था। यहाँ पे नेशनल डे कहाँ पर? इंडिया की बात हो रही है। ये नई दिल्ली के अंदर ना पाकिस्तान अपने नेशनल डे को सेलिब्रेट करेगा आफ्टर अ गैप ऑफ 4 ईयर्स। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल में क्या होता है ना, 23 मार्च को पाकिस्तान अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है, पर पिछले 3-4 सालों में कोविड-19 पेंडेमिक आ गया और इंडिया पाकिस्तान के थोड़े रिश्ते भी थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इस वजह से 4 साल ना इन्होंने मार्च 23 को अपना यहाँ सेलिब्रेट किया ही नहीं नई दिल्ली के अंदर। तो अब क्या हो रहा है, अब 4 साल के बाद 23 मार्च को जो पाकिस्तान का एम्बेसी कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली के अंदर, वहां पर इस नेशनल डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस नेशनल डे वाले दिन के ऊपर क्या होता है, आपके बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस इंडियन नेशनलिस्ट इंडियंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे आए, वो यहाँ पे जनरली चीफ गेस्ट होते हैं। तो इस तरह से होता है। प्लस एट द सेम टाइम ना जब ये इवेंट कंप्लीट होता है तो ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान का एंड साथ ही साथ इंडिया का यहाँ पर नेशनल एंथम यहाँ पे प्ले किया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो नई दिल्ली के अंदर ये आपको 4 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान टू होल्ड इट्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस इन न्यू दिल्ली आफ्टर 4 ईयर गैप। थोड़ा सा इसके अब बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री भी हमें पढ़नी जरूरी है, ये तो अभी करंट का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। पाकिस्तान ने ना दरअसल में 23 मार्च को इसको ऑब्जर्व करता है बिकॉज 1940 के अंदर जो लाहौर रेजोल्यूशन था वो उसी दिन अडॉप्ट किया गया था बाय द मुस्लिम लीग के द्वारा। अब देखो कोशिश यही है कि इंडिया के साथ थोड़े रिश्ते सुधारे जाएं, इसलिए 4 साल बाद स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही मार्च 23 1940 की तो इंपॉर्टेंस है ही है, उसके अलावा 1956 के अंदर भी ना जो पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था वो इसी दिन किया था, मार्च 23 1956 को, जहां पर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बन गया था क्या? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन की बात करूं तो यहां पर बेसिकली क्या था, आपके जो मोहम्मद जफरुल्लाह खान इनके द्वारा ये लाहौर रेजोल्यूशन को राइट एंड प्रिपेयर किया गया था। इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो, कोशिश यही थी कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो पाकिस्तान की, जहां पर आप नोटिस करोगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बहुत ही फेमस स्पीच दी गई थी, जहां पर उन्होंने 2 सेपरेट कंट्रीज की बात करी थी, एक हिंदूज के लिए एक मुस्लिम के लिए। इनकी डिमांड यहाँ पे ये थी कि जहां पर तो मुस्लिम्स की मेजोरिटी है वहां पर तो वो एरियाज क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाए, और जहां पर मुस्लिम की माइनॉरिटीज हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स लाए जाएं ताकि उन मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन की जाए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन यहाँ पे करी जाए। बाद में देखो क्या हुआ, लाहौर रेजोल्यूशन को बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, चाहे अबुल कलाम आजाद जी की बात कर लो, देवबंद उलमा की बात कर लो, जिनको हुसैन अहमद मदानी जी ने लीड किया था। तो इन्होंने काफी बोला कि नहीं यार, इंडिया इंडिपेंडेंट होगा और एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए, सबके लिए यहाँ पे इंडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे आपने अलग कर दिया। ये चीज की यहाँ पे डिमांड को, यहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन को काफी सारे लोगों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया था। अगर मैं बात करूं देखो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो आप सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन 1906 के अंदर हुआ था, ढाका बांग्लादेश के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो ख्वाजा सलीमुल्लाह जी, ठीक है ना, विकरुल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह खान, बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। बाकी इस प्रपोजल को नवाब ऑफ ढाका ख्वाजा सलीमुल्लाह इनके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है उस टाइम के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना उसके मेंबर नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 के अंदर जाके उन्होंने इस लीग को ज्वाइन किया। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए विद रिगार्ड्स टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जीआई टैग्स के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो अभी क्या हुआ है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिले हैं, मैंने उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे आपके दे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कटक रूपा तरकशी की, ये तरकशी जो वर्ड है ना दरअसल में 2 शब्दों से आया है, तर यानी कि जिसको वायर बोलते हैं और काशी जिसको मतलब जो डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होता पता क्या है, आपके जो सिल्वर ब्रिक्स होती हैं उसको सिल्वर वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है,
एंड फिर उन सिल्वर वायर्स के हिसाब से इस तरह से आपकी अलग अलग तरह की ज्वेलरी देखी जाती है। ये आपको कटक उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से नरसपुर के जो क्रॉक, ठीक है ना, लेस प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में ना इनके जो आपके जो टेक्सटाइल्स वगैरह बनती हैं उसमें हुक्स वगैरह देखने को मिलती हैं। जो हुक होती है ना, तो यान को, थ्रेड को इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि उसमें हुक क्रिएट कर दी जाए। ये आपको नरसापुर आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपका बांग्लार मुस्लिन है, ठीक है, ये तो बहुत आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि एक तरह की जो बहुत अच्छी कॉटन होती है उसको यहाँ पे हम बोलते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर रतलाम, रतलाम आप जानते होंगे ना, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत फेमस रेलवे स्टेशन भी है रतलाम का। तो रतलाम के जो लहसुन है उसको यहाँ पे मध्य प्रदेश का जीआई टैग देखने को मिल जाएगा। अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी दरअसल नाम आया है, यहाँ पे एक टेम्पल है दुर्गा देवी जी का गुजरात के अंदर, उसके नाम के ऊपर व्हाइट मार्बल का, ये जो व्हाइट मार्बल होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही वैक्सी लुक आपको देखने को मिल जाती है, तो उसके नाम के ऊपर ही अंबाजी व्हाइट मार्बल है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं माजुली मास्क ऑफ असम, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के मास्क, चाहे फेस के मास्क हो जिनको मुख भौना बोलते हैं, चौमुखा हो गया, यहाँ पर हेड और बॉडी मास्क आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लोटुकोई जो कि हैंगिंग मास्क होते हैं। तो इस तरह के मास्क ऑफ असम, माजुली मास्क ऑफ असम, यहाँ पे उसको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो असम की जो माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स होती हैं उनको भी यहाँ पे, जहाँ पर आपके रामायण महाभारत की स्टोरीज, आपके भगवत पुराण की आपको स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ आपको जीआई टैग्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी जीआई टैग का अर्थ तो आपको जानते ही होंगे, बहुत बार मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एक पर्टिकुलर जगह के रिगार्डिंग, जो भी उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन के रिगार्डिंग उसकी आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। जैसे बहुत बार हमने दार्जिलिंग टी का जिक्र किया है, तो वहीं पर आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। उन लोकल लोगों के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए इस तरह के जीआई टैग्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली कोई थर्ड पार्टी उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। अगर आप नोटिस करो तो ये इसको ग्रांट कौन करता है जीआई टैग को, वो आपकी चेन्नई के अंदर आपकी जीआई रजिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 10 साल के लिए वैलिड होता है, बट एट द सेम टाइम इसको आप रेगुलरली रिन्यू करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ट्रिप्स इसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली गवर्न करता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। देखो दरअसल में ना एक हमारे पास एक्ट था 1867 का, 1867 का, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। अब देखो ये कॉलोनियल एरा एक्ट था, इतने सारे चेंजेस हो चुके होंगे, पिछले 150 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है इस पर्टिकुलर एक्ट को। तो भारतीय सरकार ने ना क्या किया है, एक नया एक्ट लेके आई है, दैट इज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023। अब इसके माध्यम से हो क्या रहा है, इसके माध्यम से ना देखो जो हमारे पीरियोडिकल्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम काफी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। वो कैसे, देखो हमने एक पोर्टल बना दिया, प्रेस सेवा पोर्टल। अब देखो पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, पर अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर दिया है। देखो दिस इज मैंडेटरी, ये आपको ऑनलाइन ही अब आपको रजिस्टर करना है। तो अपने आप में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। प्लस एट द सेम टाइम जो भी पुराने प्रोसेस होते थे, बहुत सारे स्टेप्स होते थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते थे, अब आपको उनके थ्रू गो करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। साथ में अगर आप नोटिस करो, हमारे पास एक बॉडी थी जिसका नाम था रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। हमने इसकी जगह क्या बना दिया है, पीआरजीआई, प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा। तो सारी चीजें हो गया, पीरियोडिकल टाइटल्स हो गया आपके, उनके स्टैंडर्ड्स हो गया, सर्कुलेशन नंबर्स को वेरीफाई करना हो गया, रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ बदलाव वगैरह करना हो गया, वो सारे पीआरजीआई ही करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो एकेडमिक बुक्स हैं, आपकी जर्नल्स हैं, आपके साइंटिफिक या टेक्निकल या फिर आपके जो रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर उनको रजिस्टर करने की पीआरजीआई के साथ जरूरत नहीं है। गेटिंग इट, बाकी चीजों को आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे रजिस्टर करोगे, बट ये सब चीजें आपकी ये रजिस्टर इनको करवाने की जरूरत नहीं है। तो दरअसल में अगर मैं बदलाव बताऊं तो पहले क्या होता था, पहले वाले एक्ट के अंदर बुक्स, पीरियोडिकल्स ये सब भी होते थे, पर अब बुक्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। पहले अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस के बाद डिक्लेरेशन करना होता था तो अपने आप में डीएम के सामने करना होता था, पर अब डायरेक्टली आप ऑनलाइन पीआरजीआई को इंटीमेट कर सकते हो और डीएम को यहाँ पे इंटीमेट कर सकते हो। बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन थे पहले ना बहुत मुश्किल हुआ करते थे, अब उनको काफी हद तक आसान बना दिया गया है। अगर कुछ एक्ट के अंदर आपने कुछ उनको फॉलो नहीं किया तो आपको बहुत पेनल्टी लगती थी, अब इसको यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। बस कुछ एक छोटे मोटे केसेस हैं जहां पर मान लो कि कुछ बड़ा ही आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया, वहां पर कुछ एक्ट लगेंगे, बट अदरवाइज इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज MH60R सीहॉक। देखो इंडियन नेवी क्या कर रहा है, MH60R सीहॉक जो कि एक
हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पे इंडक्ट कर रहा है हमारी इसके अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है ना। इसको INAS 334 यानी कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के नाम से इसको स्क्वाड्रन के नाम से इसको कमीशन किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं ना इंडिया और यूएस डील की, तो 2020 में हमारी 24 सी हॉक्स के एक्विजिशन के रिगार्डिंग डील हुई थी। अभी तक कुछ आ चुके हैं, बाकी टोटल 24 हेलीकॉप्टर्स हमारे यहाँ पे आने हैं, जिनको कि अगले साल तक यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी के अंदर यहाँ पे इंडक्ट कर लिया जाएगा। अगर मैं देखो बात करूँ ना इन पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर्स की, तो दरअसल में इन हेलीकॉप्टर्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको किल करने के लिए, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इनको यूज किया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं, SAR ऑपरेशंस, वहां पर मदद करेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं पर किसी को कुछ ढूंढना है, कुछ आपके सी में कई बार जैसे ना कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वहां पर लोगों को इवैक्यूएट करना होता है, उसके अंदर ये हेल्प कर पाएगा। मेडिकल इवैक्यूएशन हो गया, एंड साथ ही साथ वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट। कई बार ना आप क्या करते हो, हेलीकॉप्टर को यूज करते हो, अगर मान लो किसी शिप को कुछ मटेरियल लेना है वहां से, या फिर उनको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना है, उसके लिए भी यहाँ पे MH-60R को यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इसको इंडियन रेफरेंस एटमॉस्फेयर की इंडिया की कैसी कंडीशन है वहां पे, उसके अंदर बहुत अच्छे से टेस्ट किया गया है एंड पूरी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। तो इनको सभी शिप्स के साथ ऑलमोस्ट इंटीग्रेट कर दिया जा चुका है, एंड साथ ही साथ आपके टॉर्पीडोज हो गया, मिसाइल्स हो गया, इनको ये फायर कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं सामने जो भी आपका एनिमी होगा उनको मारने के अंदर भी पूरी तरह से सक्षम है, ठीक है। यहाँ पे इनकी सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज भी हैं, कोई बाहर से मान लो मिसाइल या गन फायर करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये बचाने के अंदर सक्षम है। बात अगर मैं करूँ ना INS गरुड़ की, यहाँ पे आप नोटिस करोगे INS गरुड़ के अंदर यहाँ पे इसको कमीशन किया गया है कोची केरला के अंदर। तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं, ये है इंडियन नेवल स्टेशन गरुड़, जो कि आपको कोची केरला के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसको 1953 के अंदर आपने ऑपरेट करना मतलब कमीशन करना स्टार्ट हुआ था, एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग एयर स्टेशन ऑफ इंडियन नेवी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। नैनीतीवो आइलैंड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये पाक स्टेट के ही पास आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज करेक्ट। समुद्र लक्ष्मण की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश नहीं, यहाँ पर आपको इंडिया और मलेशिया देखने को मिल जाता है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत देखने को मिलता है। मिशन लाइफ बिल्कुल ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, दिस इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। आज का होमवर्क आपके 2 MCQ रहेंगे। पहला तो देखो आपका MCQ रहेगा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही, इजी क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें पता है तो आप इसको कर ले जाओगे। दूसरा आपको होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका पॉलिटी, जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, आपका इसको ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, आप आई एम श्योर आप इसको कर पाओगे। इसके अलावा कल जो होमवर्क दिया था इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, पहला कह रहा है कि कौन से सिचुएशन के अंदर मार्केट डिमांड बढ़ती है किसी चीज की। पहला कह रहा है कि प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि एक जगह पे दूसरी चीज पी रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल चाय या कॉफी, या तो आप चाय पियोगे या आप कॉफी पियोगे। अगर चाय नहीं पी रहे तो कॉफी पियोगे, कॉफी नहीं पी रहे तो चाय पियोगे। अगर मान लो लेट से टी हमारा प्रोडक्ट है, और अगर वो कह रहा है उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि कॉफी की प्राइस बढ़ गई, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी महंगी हो चुकी है। तो लोग क्या कहेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा चाय ही पियेंगे। तो पहली बात बिल्कुल ठीक है, उससे आपकी चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा कह रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ गए। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, अब जैसे चाय ही देख रहे थे ना, तो चाय और पकौड़ा, ठीक है, या चाय बिस्किट, जो भी आप कहना चाहो, ये बिल्कुल साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अगर मान लो पकौड़े का दाम बढ़ गया, अब पकौड़े का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, तो सर कहीं ना कहीं लोग चाय पीना कम प्रेफर करेंगे, क्योंकि अब चाय पकौड़ा महंगा हो गया है। तो इस वजह से आपकी इस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट के प्राइस बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि कोई वस्तु इंफीरियर गुड है एंड कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बढ़ रही है। अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप शायद थोड़ी जो महंगी चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, वो खरीदना ज्यादा पसंद करोगे। जो इंफीरियर गुड्स होते हैं वो नहीं खरीदोगे, तो कहीं ना कहीं उससे गुड की जो डिमांड होती है वो बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। चौथा कह रहा है कि अगर उसका प्राइस गिरता है, प्राइस गिरेगा तो डेफिनेटली उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। तो आंसर क्या बने आपका, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4। दूसरा होमवर्क मैंने आपको दिया था ला नीना और एल नीनो के बीच में फर्क। देखो जब हम बात करते हैं ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर के अंदर लेके चलूं, तो एक होता है आपका नॉर्मल ईयर और एक होता है आपका एल नीनो ईयर। दरअसल में जो ला नीना होता है ना, वो आपका सिमिलर टू नॉर्मल ईयर ही होता है, बस इसमें जो चीजें होती हैं वो थोड़ी और भी ज्यादा एग्रेवेट मतलब इंक्रीज हो जाती हैं।
अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, आप नोटिस करोगे कि इस तरह से इक्वेटोरियल विंड्स आती हैं एंड कहीं ना कहीं उस वजह से जो वार्म वाटर है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पे हो जाता है एंड यहाँ पे पेरू के साइड में आपका ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है साउथ अमेरिकन कोस्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जब आपका नॉर्मल ईयर होता है तो यहाँ पे आपके लो प्रेशर कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर इस वजह से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड इवन इंडिया वाले रीजन के ऊपर अच्छी खासी आपको बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पे पेरू के अंदर आपकी कोल्ड कंडीशंस है एंड इस वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की आपको अपवेलिंग भी देखने को मिलेगी, जिस वजह से फिश कैच जो होता है वो आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अब जब बात होती है ना एल नीनो ईयर की, तो उस टाइम कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो जो ईस्टर्ली विंड है वो वीकन हो जाती है एंड कहीं ना कहीं जो गर्म पानी है ना थोड़ा वो साउथ अमेरिका वाली साइड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाली पॉइंट साइड के ऊपर उतना आपको गर्म पानी नहीं देखने को मिलता। तो जिस वजह से आपके ये सारे जो ऊपर चीजें हो रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब आपकी बारिश वगैरह कम हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, इंडिया के ऊपर भी जो बारिश होती है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। वेयर एज जो बारिश आपकी कहाँ होती है, अब साउथ अमेरिका वाली साइड के ऊपर आपको बारिश देखने को मिल जाएगी। तो फिश कैच यहाँ पर भी नेगेटिवली इंपैक्ट होता है आपके एल नीनो ईयर के अंदर। तो सर ला नीना के अंदर क्या होता है? ला नीना के अंदर वही चीज होती है जो नॉर्मल ईयर के अंदर होती है, बस थोड़ा वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आपके कई बार बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं ला नीना की वजह से। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको जानने चाहिए थे। अब यहाँ पर ये जो कह रहा है कि ला नीना का जो फिनोमेना है ना वो इंडियन ओशन के अंदर है, अरे नहीं भैया, चाहे ला नीना हो चाहे आपका एल नीनो हो, ये है तो आपका पैसिफिक ओशन के अंदर ही, तो इसलिए पहला आपका इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि एल नीनो का एडवर्स इफेक्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर, ठीक है, पर ये कह रहा है कि ला नीना का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट हो जाएंगी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। Thank you very much for the discussion.